दोस्तों, आज 8 जनवरी 2021 और आज का हमारा शुभ विचार कोट्स है, व्हेन यू आर एंग्री अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप एंड वेस्टेड, यूज एनर्जी विजली। और इसी विचारों के साथ आप सभी जानते हैं कि आज 8 जनवरी को भारत सरकार अन्नदाता किसान से 9वीं बैठक 2 बजे से करने जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि ये बैठक भी बिना किसी नतीजे पे पहुंचे हुए ख़त्म होगी, क्योंकि सरकार जो 3 विधेयक लाई है वो वापस नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ किसान अड़ी हुई है कि जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन होगा। पिछले दिन ट्रैक्टर रैली हुआ। किसानों ने कहा कि ये हमारा रिहर्सल है। 26 जनवरी को जहां राजपथ पर झांकियां होती हैं, विदेशी मेहमान और आन बान से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वहां ट्रैक्टर रैली भी किसान का होगा। तो ये चुनौती किसान आंदोलनरत सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए अपनी जगह पर और कमोबेश पूरे भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी हुई कि क्या होगा कह नहीं सकते। हम सभी जी रहे हैं, समाज के अंदर क्या होगा, देश का क्या होगा, देश गुलाम है या गुलामी में रहेगा, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं। जो अंधभक्त हैं, जो लोग चमचागिरी कर रहे हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए कोई तैयार नहीं, या उनका खुद का आंख नहीं खुलता, और बाकी लोग जो हैं बेबस बेसहारा दबे कुचले तरीके से जी रहे हैं। तो इस तरह से आज हमारा देश की स्थिति बहुत ही दयनीय और बहुत ही ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी हम सभी इसी उम्मीद और इसी आशा में है कि पिछले साल जैसा गुजरा वैसा हमारा 2021 न गुजरे, हम अमन और शांति के साथ आगे बढ़ें, आने वाला समय हमारा खुशहाल हो, अमन हो, शांति हो, और हम सभी आपस में मिल करके आगे बढ़ें, समाज का और भारत का निर्माण हो सके। जो हालत विश्व की है वो ना हो, जहां पूरे विश्व का एक बड़ा देश, शक्तिशाली देश अमेरिका, वहां भी गुटबाजी शुरू हुआ, सत्ता की लड़ाई शुरू हुआ, और हारे हुए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हालत में लड़ने मारने पे उतारू हुए, और वहां पे कई लोगों की जानें चली गई। आज हमारे किसान अन्नदाता अपने हक के लिए बैठे हैं, उनसे बात होनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनके हक के लिए कानून बननी चाहिए। वो ना होते हुए आज हमारे 56 किसान शहादत शहीद हो चुके। तो इस तरह का किसान के सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगना, ये बहुत ही सोचने वाली विषय है। और ये सब एक तरह से भ्रष्टाचार कहें, या भ्रष्टाचार की श्रेणी में जो जनप्रतिनिधि जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अनपढ़ गवार होते, लेकिन पैसे के बूते पे, मार धाड़ के बूते पे गलत तरीके से ईवीएम की चोरी से सत्ता में आ जाते हैं, और वो जो है वो ज़्यादा नहीं होते। अभी भी सरकार जो है 31% वोट लेकर के, 31% की मतों को लेकर करके, और चंद लोग मिल करके सत्ता चला रहे हैं, और 70% पे काबिज हैं, 70% खामोश बैठी है, या ये कहें कि नशे में चूर है।
तो इस तरह से मैंने जो कल कहा था कि कुछ सुझाव है जनप्रतिनिधियों और बाकी लोगों के लिए, उसमें मेरा मत है कि हमारे देश में राजनीतिक ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी योग्यता की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी उम्र में राजनीति के क्षेत्र में उतर सकता है। हालांकि यह लोकतंत्र की सही पहचान है, परंतु अब लोग इसका दुरुपयोग करने लगे हैं। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में कोई भी किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति राजनीति में आकर चुनाव लड़ सकता है, किसी भी पद पर पहुंच सकता है। कुछ लोग व्यापार करते हुए राजनीति में आ जाते हैं, कुछ लोग वकालत करते हुए राजनीति में आ जाते हैं, तो कुछ लोग अन्य नौकरियां करते हुए छुट्टी लेकर राजनीतिक में आ जाते हैं। जब राजनीतिक में उनका काम कद कम जम जाता है तो बाद में अपने पद से त्याग पद दे देते हैं। राजनीतिक जनसेवा है। राजनीतिक दलों के लोग ही सत्ता का संचालन करते हैं। जो लोग सत्ता का संचालन करते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे नियम कानून बनने चाहिए जिससे वे बंधा हुआ महसूस कर सके। हमारे देश के संविधान में इतना लचीलापन है कि कुछ लोग जेलों में रहकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। राजनीति को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए निचले स्तर से ही इसमें सुधार किए जाने की जरूरत है। उम्मीदवारों का चयन करते वक्त सिर्फ राजनीतिक दल के लोग ही मनमाना फैसले न लें, बल्कि उस क्षेत्र की जनता की भी राय ली जानी चाहिए। जैसा मैंने अपनी पूर्व पुस्तक में भी यह सुझाव दिया, हमारा जो है सिस्टम जो है उसमें रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए। और इसी तरह से हमने आपको कहा कि न ही किसी अपराधी को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव डालेंगे, न ही कोई काम करने वाले के लिए प्रशासन के ऊपर अपना दबाव डालेंगे। शपथ पत्र में यह भी कॉलम होना चाहिए कि यदि जनप्रतिनिधि किए गए वादों पर अमल नहीं करता, शपथ पत्र में दी गई बातों का पालन नहीं करता, तो जनता उसे अपनी सदस्यता खत्म करने के लिए पंचायत के माध्यम से संस्तुति कर सकती है। यदि कोई एमएलए है तो उसके लिए ग्राम पंचायत और जिला पंचायत द्वारा पास प्रस्ताव का राज्यपाल के पास भेजा जाए तथा उनसे कहा जाए कि उक्त सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाएगी। इसी तरीके से यदि कोई एमपी और उसकी सदस्यता समाप्त करनी है तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत द्वारा प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि उक्त सदस्य की सदस्यता रद्द की जाए। इसके साथ ही मैं सरकार से, सभी पार्टी के सदस्यों से, लोकसभा अध्यक्ष से तथा राष्ट्रपति से यह अनुरोध करूंगा कि जनता द्वारा आयोग घोषित किए गए प्रत्याशियों की सदस्यता रद्द करने संबंधित कानून संसद में पास किए जाने और आयोग विधायकों को राज्यपाल व आयोग संसद सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन मिलने पर बर्खास्त किया जाए। ऐसा करने से एक नया संदेश जाएगा तथा राजनीतिक में चरित्रवान लोग आएंगे। इससे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली भी मजबूत होगी। इसके साथ हर 6 महीने पर प्रत्येक विधायक और प्रत्येक संसद के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। उनके कार्यों की समीक्षा का आधार उनके क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या नगर निगमों को होना चाहिए। यदि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सही कार्य नहीं करता, विकास के कार्यों से दूर रहता है, अपने क्षेत्र निजी लाभ के लिए काम करता है, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देता है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हर 6 महीने पर रिपोर्ट की जानी चाहिए। यदि लगातार 3 बार किसी विधायक या संसद सदस्य की रिपोर्ट खराब होती है तो उसके खिलाफ भी ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों व नगर पालिका उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। यहाँ भी मैं सरकार, सभी पार्टी के सदस्यों, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कानून को बनवाने व उसे पास करवाने में पहल करें। यह देश के लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही उचित रहेगा। चुनाव लड़ते वक्त प्रत्याशियों को अपनी आय व संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदारों व परिवार के सदस्यों के नाम संपत्तियां रखते हैं। उनके नाम से कोई
गाड़ी भी नहीं होती। यह कितनी अजीब बात है। ऐसे में जब कोई प्रत्याशी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे तो सबसे पहले उस पर ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और नगर पंचायतों से पास करवाना जाना चाहिए। अगर उक्त प्रत्याशी अपनी संपत्ति आय को छिपा रहा है तो ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों इसकी बारीकी से जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट दें। फिर इस रिपोर्ट को प्रत्याशी द्वारा दिए गए जा रहे संपत्ति के ब्यौरे के साथ संलग्न किया जाए और हर वर्ष प्रत्येक विधायक व संसद सदस्य की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उसकी हैसियत कितनी बढ़ी, उसके बेटे बेटी, पत्नी, भाई, पिता, माता, चाचा चाची, ससुराल वालों की या अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई, इसकी भी प्रतिवर्ष जांच होनी चाहिए। और प्रत्येक जनप्रतिनिधि लोकसभा अध्यक्ष के पास अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए यह भी स्पष्ट करें कि उसकी संपत्ति में वृद्धि कैसे हुई है। इसी तरह से विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पास यह स्पष्ट करें कि उनकी संपत्ति में वृद्धि कैसे हुई है। यह सिलसिला 5 वर्षों तक लगातार जारी रहना चाहिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद यदि आगामी चुनाव में भी पार्टी इन्हीं प्रत्याशी बनाती है तो पिछले 5 सालों में बढ़ी इनकी संपत्ति तथा इसके द्वारा कराए गए कार्यों का ब्यौरा एवं इनके द्वारा सिद्ध हुए आरोपों की फहरिस्त भी आगामी चुनाव के वक्त नामांकन के दौरान संलग्न करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके नामांकन की जांच विगत कार्यों को देखते हुए की जाए और निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए यदि यह समझता है कि उक्त व्यक्ति की दावेदारी उचित नहीं है तो वह बगैर किसी दबाव के इसके नामांकन पत्र को खारिज कर सकता है। इस तरह कड़ाई की जाए तभी देश में अच्छे नेताओं की फौज निकलेगी और भ्रष्टाचार जैसी बुराई पर रोक लग सकती है। यदि हमारे राजनेता सही ढंग से करें, अपने आचरण का अनुसरण करें, समाज के लोग उसका अनुसरण करेंगे। अन्य क्षेत्रों के लोग भी आचरण को शुद्ध कर रखने पर विचार करेंगे तथा ठेकेदार व अन्य सरकारी कर्मचारी भी आचरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देंगे। भले ही सुनने या देखने में यह हल्का लगे परंतु यह अत्यंत ही क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इसी तरह से यदि कोई भी नेता किसी तरह के घोटाले में शामिल पाया जाता है या किसी तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने का कार्य करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य करता है तो तत्काल उसकी संसद सदस्यता या विधायक के पद को रद्द कर देना चाहिए। इसमें कतई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसके साथ ही मेरे यह भी सुझाव है कि आसानी से किसी को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। हमारे देश में प्रायः जातीय या क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखकर भी मंत्री की नियुक्ति की जाती है। मेरा सुझाव है कि संसद चुने जाने के बाद पहले सरकार का गठन हो जिससे प्रधानमंत्री पहले 6 महीने के लिए अपने मंत्रियों का चयन करके सरकार का संचालन करे। इस दौरान सत्तारूढ़ दल के जिन सांसदों को मंत्री के रूप में लेना है उन्हें पहले 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से मंत्री बनाना जाना चाहिए। इस दरमियान उनके लिए 6 महीने का एक प्रशिक्षित कार्यक्रम होगा। इन 6 महीनों में कम से कम 130 दिन सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए और कम से कम 4 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिदिन होना चाहिए। प्रशिक्षण देने में बुजुर्ग नेताओं, पूर्व मंत्रियों, पूर्व राजनयिकों, पूर्व न्यायाधीशों के साथ साथ पूर्व उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की सेवाएं ली जा सकती है। इन नेताओं को प्रशिक्षण देने में स्वयंसेवी संगठनों की भी सहायता ली जानी चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतकर ही सरकार बना लेने से सरकार अच्छी तरह काम नहीं कर पाती है। इसके लिए इन मंत्रियों का अनुभव व ईमानदार होना जरूरी होता है। जो लोग पूर्व में मंत्री रह चुके हैं उन्हें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से अलग रखा जा सकता है। किसी भी नए सांसद को बगैर प्रशिक्षण दिए मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो सांसद जिस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं उन्हें उसी क्षेत्र से संबंधित विभाग दिया जाना चाहिए और जब इस तरह का होगा तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा और जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो देश का निर्माण होगा, समाज का सही माने में निर्माण होगा और हम सब जनता द्वारा जनता के लिए सेवा कर सकते हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सही रूप से वो एक सच्चे और ईमानदार जनप्रतिनिधि बनाएंगे। आज बस इतना ही। कल हम फिर आपसे नौकरशाह की भूमिका, दबाव मुक्त व पक्षपात सहित कैसे हो उस पर बात करेंगे और आप सभी देखते रहिए कि आज किसानों के हक में सरकार क्या कहती है, क्या उनकी मांगों को पूरा करती है या क्या ये आंदोलन और तेज होगा, आगे बढ़ेगा। और जब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा तो हम सभी को, हमारे जो भारत के वासी हैं, जो वो भोक्ता हैं, उन्हें जो है बहुत कष्ट होगा, महंगाई भी झेलना पड़ेगा,
कई जगह मारामारी भी हो सकता है, कई जगह और भी उग्र धारण होने से हमारे देश का, समाज का नुकसान होगा। इस पे जो है विचार करना चाहिए सरकार को। बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।